नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे कि बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व में उसका पुत्र बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट बना। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में बिंदुसार का ही नाम मिलता है, किंतु पौराणिक जनश्रुतियों में उसका नाम भद्रसार, नंदसार व बिंदुसार लिखा हुआ है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के नाम को अमित्रोचोरस लिखा है। डॉक्टर फ्लिट ने इसका संस्कृत अनुवाद अमित्रघात अथवा अमित्रघात किया है। बच्चों आप इसको नोट करेंगे। डॉक्टर फ्लिट ने इसका संस्कृत अनुवाद अमित्रघात अथवा अमित्रघात किया है। अमित्रघात जो है उसकी उपाधि थी। इसका अर्थ होता है शत्रुहंता, यानी शत्रु को हानि पहुंचाने वाला। बिंदुसार एवं उसके शासनकाल में के बारे में यूनानी लेखकों द्वारा बहुत कम लिखा गया है, अतः इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। बिंदुसार के शासनकाल की घटनाओं को जानने के लिए हम मुख्यतः भारतीय साहित्य एवं अनुश्रुतियों के साधन बनाने पड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो जीवन परिचय यहाँ पे चल रहा है। जैन स्त्रोतों के अनुसार बिंदुसार की जो माता का नाम दुधारा था, जबकि बौद्ध साहित्य में धमा व सुभद्रा की मिलता है। जैन जो स्त्रोत है उनके अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुधारा, और जबकि बौद्ध साहित्य में धमा और सुभद्रगी मिलता है। परिष्ट प्रमाण में बिंदुसार के जन्म के विषय में रोचक प्रसंग उद्धृत किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को विष का अभ्यस्त बनाने के लिए उसको भोजन में अल्प मात्रा में विष देना आरंभ किया। इसके पीछे ये उद्देश्य था, यदि कोई शत्रु विष या विष कन्या द्वारा चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहे तो वह सफल नहीं हो सके। एक बार चंद्रगुप्त की पत्नी दुधारा ने चंद्रगुप्त के साथ भोजन किया, किंतु विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी दुधारा गर्भवती थी। चाणक्य ने शीघ्र ही दुधारा के उदर को चिरवाकर बच्चे को निकलवा लिया। इस बालक के मस्तक पर विष की एक बूंद लगी थी, अतः इसका नाम बिंदुसार रखा गया। यहाँ परिष्ट प्रवन में इस प्रसंग और चंद्रगुप्त के चाणक्य ने इसको बताया है। इस बालक के मस्तक पर क्या लगी थी? एक विष की एक बूंद लगी थी, अतः इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। बिंदुसार के बचपन के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। एरियल लिखता है बचपन से ही उसे नौका चलाने व मछलियों के शिकार का शौक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र की शिक्षा का अच्छा प्रबंध अवश्य किया होगा, तभी उसे दर्शन से लगाव था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार राजमहल में पला वे एक दुर्बल राजकुमार नहीं था, बल्कि फौलाद से बना वे इतना योग्य था कि इतने बड़े साम्राज्य का भार वहन करते हुए उसकी शत्रुओं से रक्षा कर सके। इससे यही कहना चाहिए कि उसे अपने पिता द्वारा राजकुमारोचित सभी प्रकार की विद्या दिलाई गई। ये तो हुआ बिंदुसार का जीवन परिचय। अब हम लेते हैं बिंदुसार की राज्यसभा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वर्णन से ज्ञात होता है बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था वो भी चाणक्य था, जैसा कि चंद्रगुप्त के समय था। बाद में खलाटक व राधागुप्त प्रधानमंत्री रहे। इनको आप नोट करेंगे, खलाटक व राधागुप्त। कई बार आता है कि बिंदुसार के साम्राज्य में प्रधानमंत्री कौन था, तो पहले तो ये है कि पहले चाणक्य था और बाद में जो समकालीन थे वो राधागुप्त और खलाटक था। परिष्ट प्रवन उसके प्रधानमंत्री का नाम सुबंधु देता है, जो चाणक्य का प्रतिद्वंदी था। दिव्यादान में बिंदुसार की राज्यसभा का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि उसमें 500 सदस्य थे जो उसके शासन कार्यों में सहायता देते थे। ऐसी दशा में हो सकता है कि बिंदुसार ने एक ही समय कई मंत्रियों की नियुक्ति की।
अब आता है कि बिंदुसार के जो शासनकाल में विद्रोह हुए थे, मैंने यहाँ पे लिखा है विद्रोह। तो बिंदुसार के शासनकाल में जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में। तारानाथ के वर्णन के आधार पर बिंदुसार के महामंत्री चाणक्य ने 16 नगरों के राजाओं और आमत्यों का विनाश किया और कई लंबे युद्धों के पश्चात पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच की संपूर्ण भूमि को बिंदुसार के आधिपत्य में कर दिया। डॉक्टर जायसवाल जैसे विद्वान बिंदुसार को दक्षिण भारत का विजेता मानते हैं। डॉक्टर स्मिथ एवं डॉक्टर आयगर भी इसका समर्थन करते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान बिंदुसार को दक्षिण का विजेता स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार ये विजय उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फिर भी इतना निश्चित है कि धरोहर में प्राप्त साम्राज्य की पूर्ण रूप में रक्षा की संभव है। इसे बनाए रखने के लिए उसे कुछ युद्ध लड़ने पड़े हो अथवा विद्रोह का दमन करना पड़ा हो। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि हमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे एक विजेता के रूप में बिंदुसार की क्षमता पर से विश्वास कुछ उठ सा जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल में उसके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रांत तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। उसका दमन करने के लिए उसने अपने सुयोग्य पुत्र अशोक को नियुक्त करना पड़ा। ये बात मानी जा सकती है कि जो विस्तृत साम्राज्य उसे अपने पिता के उत्तराधिकार में मिला था, उसे संभालना ही उसे जैसे ऐश्वर्य प्रिय व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख अंजीरों व अंगूर की मदिरा में था, जो उसने अपने मित्र यूनान के राजा एंटिओकस से मंगवाई थी। उसे इस बात का श्रेय देना कठिन है कि उसने स्वयं कोई विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में कोई वृद्धि की। अब बिंदुसार कालीन कुछ विद्रोह हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। दिव्यदान से ज्ञात होता है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने इसका दमन करने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तक्षशिला के नागरिकों ने अशोक का स्वागत किया और उसे निवेदन किया कि न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं, न राजा बिंदुसार के, किंतु यहाँ के दुष्ट आमत्य शासक हमारा शोषण करते हैं। अशोक ने तक्षशिला के लोगों को समझा बुझाकर परिस्थिति पर नियंत्रण करते हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत किया। दिव्यदान में तक्षशिला के दूसरे विद्रोह का वर्णन बिंदुसार के अंतिम वर्षों में किया गया। इस बार अशोक के उज्जैन में होने के कारण इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुशील को तक्षशिला भेजा, किंतु उसकी असमर्थता के फलस्वरूप अशोक को आदेश दिया गया, जिसने वहां शांति और व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार इन 2 विद्रोह से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात प्रांतीय अधिकारी स्वेच्छाचारी बनने शुरू हो गए। इसी के फलस्वरूप ये विद्रोह हुए, किंतु बिंदुसार की सूझबूझ के कारण ये विद्रोह शांत भी हो गए। अब यहाँ आते हैं कि बिंदुसार का विदेशों से संबंध किस प्रकार था। तो बिंदुसार ने अपने पिता की भांति अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक दूत को बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। एक यूनानी विद्वान आयम्बोमोबल्स का बिंदुसार की सभा में आदर सत्कार किया। एथियंस नामक एक यूनानी विद्वान ने लिखा है कि भारतीय राजा बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटिओकस से अंगूर की शराब, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक को भेजने का निवेदन किया। सीरिया के राजा ने प्रत्युत्तर में कहलाया कि अंजीर व शराब तो वे भेज देगा, किंतु यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय संभव नहीं है। इन वर्णनों से यह स्पष्ट होता है कि यूनान एवं भारत के मध्य राजनीतिक संबंध तो थे। बिंदुसार को दर्शन में अत्यधिक अभिरुचि थी। दिव्यदान से ये पता चलता है कि उसने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दे रखा था। इसकी पुष्टि हमें अशोक के 7वें स्तंभ आलेख से मिलती है। क्या मिलती है कि उसके दरबार में विद्वान थे और इसकी 7वें स्तंभ आलेख से इसकी पुष्टि होती है। अब ये आता है कि बिंदुसार का मूल्यांकन कह लीजिए, बिंदुसार का व्यक्तित्व कह लीजिए कि बिंदुसार ने
यद्यपि अपने शासनकाल में कोई युद्ध नहीं लड़ा, किंतु अपने पिता के साम्राज्य विस्तार में की गई सैनिक कार्यवाही में उसकी भूमिका अवश्य रही होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस रूप में वे एक योग्य पिता का योग्य पुत्र का योग्य पिता था। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित रखते हुए जहाँ चंद्रगुप्त के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, वहाँ अपने उत्तराधिकारी के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा। आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उसका विस्तार किया। बिंदुसार का कोई महत्वपूर्ण विजय नहीं थी, लेकिन जो शासन उसको मिला था उसको उसने संभाल कर रखा। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में उसके बारे में विदित होता है कि वह प्रौढ़, धृष्ट अर्थात साहसी, प्रगल्भ अर्थात वाक्पट, प्रियवादी अर्थात मधुरभाषी तथा संवत अर्थात मननशील व विद्या प्रेमी, विद्वानों का आश्रयदाता एवं दर्शन का प्रेमी था। संभवतः उसके सभी गुण उसके पुत्र को उत्तराधिकार में मिले थे। अंत में डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार यही कहा जा सकता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा में चलते हुए अपने पुत्र का मार्ग प्रशस्त किया। पुराणों के अनुसार 25 वर्ष राज्य करने के पश्चात उसकी मृत्यु 273 यानी 273 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। तो यहाँ पर आप मौर्य साम्राज्य के दो राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है बिंदुसार। बिंदुसार का आपने देखा, जीवन परिचय देखा, बिंदुसार की राज्यसभा को पढ़ा, उसके कारण विद्रोह हुए, विदेशों से संबंध क्या थे और उसका मूल्यांकन आपने देखा। बच्चों, मैंने आपको दो राजाओं के बारे में पढ़ा और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को भी मैंने समझाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इनमें से जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं आप उनको अपनी डायरी या जो कॉपी या रजिस्टर पिछले साल का हो उसमें आप बराबर नोट करते रहें, ताकि आपको आगे जब ये सिलेबस पूरा होगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में ये पिछला बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप, और साथ का साथ ये याद होता रहेगा। इसमें मैं आपको अभ्यास के प्रश्न के लिए ये दे दूँ कि पहला एक एक लाइन के प्रश्न हैं। उसमें पहला, चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से मुलाकात का वर्णन किस लेखक ने किया है? मैंने इसमें व्याख्यान में बताया है, मैं वही प्रश्न आपको दूंगी। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से मुलाकात का वर्णन किस लेखक ने किया है? दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का अवैध पुत्र किसने बतलाया है? तो इसके लिए मैं आपको वो ऑप्शंस भी दे देती हूँ कि 4 उत्तर होंगे, उसमें आपको एक सही उत्तर लिखना है। जैसे पहला मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर से मुलाकात का वर्णन किस लेखक ने किया है? तो इसमें पहला है जस्टिन, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है कौटिल्य। दूसरा प्रश्न वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का अवैध पुत्र बतलाया किसने है? पहला विशाखादत्त ने, दूसरा पुराणों ने, तीसरा ढूंढीराज ने और चौथा जस्टिन ने। सही उत्तर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पुराणों में दीज शब्द कहा गया है, यानी किसे कहा गया है? पुराणों में द्विज शब्द किसे कहा गया है? तो इसमें पहला है पुष्यमित्र शुंग को, दूसरा कौटिल्य को, तीसरा गौतमीपुत्र सातकर्णी को या चौथा उपयुक्त सभी को। चौथा प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासरी का अवैध पुत्र बतलाया है? मुद्रा राक्षस में, महाभाष्य में, विष्णु पुराण में या मनुस्मृति में? पांचवा प्रश्न यह है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? पांचवा प्रश्न है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसका विषय वस्तु क्या है?
पहला राजनीति, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा अर्थशास्त्र, या चौथा है वो है विष्णु पुराण। तो आप इसका सही आंसर आप इसको लिखेंगे। और इसी 5 प्रश्न मैंने आपको ज़्यादा दिए हैं और वो कोई ज़्यादा नहीं है। और जो बड़े हैं जैसे 10 नंबर के प्रश्न में तो ये पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है और कब करवाया है, किसके नेतृत्व में हुई है। चंद्रगुप्त के विजय अभियानों को समझाइए, वो संक्षेप में 10 नंबर में। चंद्रगुप्त की धार्मिक नीति पूछ ली जाती है। और बिंदुसार में से बड़ा प्रश्न कभी बहुत कम बनता है, बिंदुसार में से छोटा प्रश्न ही बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा राजा बैठा था उसमें मौर्य साम्राज्य में। और 10 नंबर के प्रश्न में मेगास्थनीज की इंडिका पर टिप्पणी पूछ ली जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे पूछ ली जाती है, या प्रश्न ऐसे भी बन जाता है जैसा मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि मौर्य इतिहास के स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का एक विजेता एवं प्रशासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। ये बड़े 20 नंबर में है। और एक प्रश्न कई में से बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, फिर भी आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों तथा उसके साम्राज्य की सीमाओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताया है, वो आप ध्यान में रखेंगे इनको और साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा कि सम्राट अशोक और उसका धर्म।